मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा पहुंचने में ऐसी कुछ चीजें घटित हो रही है जो सिर्फ एक घटना के रूप में नहीं देखी जा सकती है, बल्कि उसको लंबे समय तक उसके गांव थरोली जो सिलूनी के पास है, ये 6 जून की घटना है, जिसमें मनोहर जो एक हिंदू दलित परिवार से संबंध रखते हैं, जो घर से गुम थे, उनकी लाश जो है वो एक नाले में मिलती है और लाश को 8 हिस्सों में काट करके फेंका होता है एक बोरी के अंदर। और हिमाचल प्रदेश को हम देवभूमि कहते हैं और देवभूमि के साथ साथ में हमारी ये मान्यता भी है। घटनाएं कुछ घटित होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं बहुत ही, जिसको मैं कह सकता हूं कि रेयर घटित होती है। और जिससे पूरे समाज में अभी तनाव है, और तनाव के साथ साथ में पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर में आज एक चिंता का विषय हम सबके सामने है। और मेरा ये मानना है ये एक सामान्य घटना नहीं है, और मेरा ये भी मानना है कि ये सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जो रहता है उस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। ये घटना बिल्कुल असामान्य है, और इस घटना ने पूरे हिमाचल प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है। और ऐसी परिस्थिति में जब घटना घटित होती है, उसके बाद जो कार्रवाई की दृष्टि से भी इसको बहुत सहजता से लिया गया, जितनी गंभीरता से इसको लेने की आवश्यकता थी उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। मैं इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला, सरकार बनी, और उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रदेश में 99% हिंदू हैं, मैं उस प्रदेश में हिंदू पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस तरह से उन्होंने कहा है, को हरा करके जीता। उसका अभिप्राय हमने उस वक्त बहुत हल्के में लिया। हमने कहा कि जीत हुई है, स्वाभाविक रूप से जीत के माहौल में, जीत के जोश में शायद उनके मन में इस प्रकार की एक परिस्थिति आई है कि जो भाव को व्यक्त करने में जहां कठिनाई हो, उन्होंने कह दी हो बात। लेकिन एक बार नहीं, ये घटना उनकी बातचीत की सार्वजनिक मंचों से होने लग पड़ी। और ये क्रम रुका नहीं, आगे बढ़ करके जब कर्नाटक के चुनाव थे, तो कर्नाटक के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बेंगलोर गए थे, और बेंगलोर में भी अपनी पत्रकार वार्ता में इस बात को ही प्रमुखता से उनने वहां पर बोला और जाहिर किया
मैं समझता हूं कि इस सारे विषय को लेकर के आज लोग चर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को उस पक्ष को भी स्पष्ट करना चाहिए आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। मित्रों, जो घटना घटित होती है चंबा में, इस मनोहर को बुलाया जाता है। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है शरीफ मोहम्मद। और इसमें यह कहा जा रहा है, खैर वो आगे जांच का विषय है, उन सारी चीजों को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा कहना नहीं अभी। और इसमें जो शरीफ मोहम्मद जो आरोपी परिवार का जो मुखिया है और उसके साथ जो मुख्य आरोपी है उसका नाम मुसाफिर मोहम्मद है। मुसाफिर मोहम्मद, जिसकी पत्नी फरीदा है। मनोहर को घर बुलाया जाता है और ये कहा जाता है, जो अभी तक जो विषय सामने आया है उसमें यही कहा गया कि घर में पहुंचने के बाद, बुलाने के बाद इसके साथ बहस हुई। बहस के बाद वहां पर मारपीट शुरू हुई और इस कदर इनको डंडे से पीट पीट करके घायल कर दिया। और घायल करने के बाद जब मनोहर ने प्रयास किया घर से बाहर निकल करके अपने घर जाने के लिए, तो घर के आंगन में ही, घर के बाहर ही बेहोश होकर के गिर गया। और उस बेहोशी की हालत में फिर अंदर लेकर के मनोहर के शरीर के 8 टुकड़े किए गए। यह भी एक जांच का विषय है। कि शरीर के टुकड़े करने से पहले क्या मनोहर की मृत्यु हो गई थी या उसको जिंदा ही काट दिया गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर को काटने के लिए जो मशीन होती है, क्या बोलते हैं उसको, कटर जो होता है, उसको इस्तेमाल किया। जो लकड़ी काटने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। पहले इस दिशा में भी प्रयास हुआ, उसके बाद कि शरीर को जला दिया जाए। फिर जानकारी मिली कि कहीं पड़ोस में और गद्दी लोग थे, उनको पता ना लग जाए सारी चीज का। फिर ये उचित समझा गया कि एक बोरी में उनके शरीर के टुकड़े को डाल करके कहीं दफना दिया जाए। और इस काम को अंजाम दिया गया। बोरी में डाल करके नाले की तरफ ले गए और नाले में पानी के नीचे उनके शरीर को दबा दिया गया। और वो जगह भी ऐसी थी कि सामान्य रूप से वहां पर जाने आने का कोई रास्ता या जाने आने का कोई काम किसी का बनता नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में वहां पर जब 2 दिन तक मनोहर घर नहीं आया तो
तलाश शुरू हुई और उसमें ये बताया गया है कि उनके शरीर उसमें से शायद एक जूता निकल करके जो है वो थोड़ा नाले में पानी के साथ नीचे बह करके दिखाई देने लगा और उस कारण से फिर उस दिशा में लोग गए। फिर उसके बाद थोड़ा जहां स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, उस तरफ जाने के बाद वो बोरी बरामद हुई और बोरी खोलने के बाद मालूम पड़ा कि इसमें मनोहर का शव है। और जिस आरोपी का जो खासतौर से जिसका जिक्र ये किया गया है यहां पर, उसके बारे में कुछ चीजों का जो अभी तक की जानकारी मिली है, जांच का विषय है। मुझे लगता है कि उसमें जांच में सारी चीजों को लेकर के आगे उसमें प्रगति जब होगी तो जाने और भी बहुत सारे खुलासे होंगे। में एक्सचेंज करवाए थे ऑफिस जो ट्रांजैक्शन है, और मैं समझता हूं ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वो भी जांच का विषय है। इस पर मुझे लगता है कि और ज्यादा गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। और हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि उसके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट है, उसमें भी एक साइजेबल अमाउंट है, लगभग 2 करोड़ के लगभग उसमें जो है डिपॉजिट्स है। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि उनके आय का साधन, आय का जरिया इस प्रकार का नहीं है जिससे इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में उनके हो, यह भी एक जांच का विषय है। इस आरोपी के पास जो जमीन है वो लगभग 3 बीघा के करीब है, मलकियत जमीन जिसको कहते हैं, लेकिन इसका कब्जा लगभग 100 बीघा पर है। जहां किसी को न आने देता है न रहने देता है, सरकारी जमीन है। अगर कोई भी गद्दी अपने भेड़ बकरियों के साथ वहां पर आता है तो उसको धमकाता है। और ऐसा अभी कहा जा रहा है कि जहां ये रहता है वो 10,000 की ऊंचाई से भी थोड़ा ज्यादा वहां पर हाइट है, लगभग 10,000 की हाइट है। 6 फुट बर्फ, 5 फुट बर्फ, 4 फुट सामान्य रूप से वहां पर गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहीं पर ही रहता है। यह भी एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। और बहुत सारी चीजों को लेकर के शंकाएं बहुत जाहिर की जा रही है। और इसके बाद जो माल है, माल यानी कि भेड़ बकरियां, लगभग 100 के करीब भेड़ बकरियां हैं, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि जो ये बेचता है, जो भेड़ बकरियों को जो बेचता है, उनकी संख्या लगभग 200 होती है। यह भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। हर साल, हर वर्ष 100 भेड़ बकरियां होने के बाद 200 भेड़ बकरियां जो है वो बेच देता है। तो स्वाभाविक रूप से इससे मालूम पड़ता है कि ये भेड़ बकरियां क्या वो दूसरे जो गद्दी होते हैं उनकी अपने कब्जे में ले लेता है, अपने इसमें ले लेता है। और जो महत्वपूर्ण चीज इस बात को लेकर के जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 98 में जब शत्रुंडी हत्याकांड हुआ था, जब आतंकी जम्मू कश्मीर की सीमा से होकर के हिमाचल की सीमा में प्रवेश कर गए थे और उसमें 35 लोगों की हत्या कर दी थी। और 35 लोगों की हत्या के साथ साथ में 7 लोगों को वो जिंदा अपने साथ लेकर के गए थे, जो अभी तक भी नहीं मिल पाए। उस समय में भी जब जांच की प्रोसेस चली थी तो उस वक्त भी इस आरोपी को
उस जांच में शामिल किया गया था। उसकी भी उस वक्त भी उसको बुलाया गया था, जांच के लिए बुलाया गया था। और जो बात कही जा रही है कि जो ये आरोपी है उसकी बहन के साथ मनोहर का मिलना जुलना था, हमारा यह मानना है कि अगर मिलना जुलना होता तो सामान्य रूप से भी उस बात को लेकर के कहा जा सकता था, बात की जा सकती थी। ये हत्या करने के पीछे और हत्या करने के बाद इस प्रकार के शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में बंद करके उसको दफन कर देना, दफनाने का प्रयास करना, सबूतों को नष्ट करना, ये एक बहुत बड़ा जो है एक इस प्रकार का मामला दिखता है जिसकी बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और इसकी गतिविधियों के बारे में अब धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया। अभी पहले नहीं बोलते क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति कहा जा रहा है कि ये प्रभावशाली व्यक्ति अपने समुदाय में वहां पर है, इसलिए समुदाय के लोग भी नहीं बोलते इसके बारे में, दूसरे लोग भी नहीं बोलते। लेकिन हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि ये जांच इसकी जो है वो जांच जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके तहत एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, लेकिन हमारा मानना है, हमारा कहना है ये जांच एनआईए से भी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे हमें लग रहा है कि बहुत सारे रहस्य निकलेंगे। और संदिग्ध रूप से बहुत सारे लोगों का मिलना, बहुत सारे लोगों का इनके पास रहना, उठना बैठना, संदिग्ध परिस्थितियों में आप सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। और यही नहीं, इनके परिवार के भी जितने सदस्य हैं, जो आरोपी के साथ जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, मैं सारी उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि इस सारे मामले के कारण एक पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह का एक दहशत का माहौल पैदा हो गया है। और जिस समुदाय से संबंध रखते हैं, अभी तक भी बहुत सारे लोग इसकी मदद कैसे हो, चोरी छुपे जो किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के भी मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा, ऐसी भी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि कुछ प्रभावशाली नेता सत्ता पक्ष के इस सारे मामले में दखल देकर के दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको एक अलग सा एक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि निजी मामला था दो लोगों का। और मेरा यह मानना कि इसको इस प्रकार का मामला ना माना जाए, ये निजी मामला बिल्कुल भी निश्चित रूप से नहीं लगता है। और इस षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, वो भी बेनकाब होने चाहिए। और जो मुजरिम है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी मांग है कि एनआईए के माध्यम से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से इसकी जो जांच हो। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से
इस व्यक्ति के तार बहुत जगह जुड़े हुए होंगे और बहुत सारी देशद्रोही गतिविधियों में भी इसकी संलिप्तता ऐसे में हो सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं स्वयं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी कल चंबा जा रहे हैं और हम प्रयत्न करेंगे, जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के सदस्यों को भी मिलेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे और इस सारे विषय को लेकर के हमने प्रशासन से कोशिश की जानकारी हासिल करने की, लेकिन जो जानकारियां हमको उपलब्ध कराई गई वो बहुत ज्यादा सटीक और तथ्य पर नहीं लग रही है, वो आधी अधूरी लग रही है। एक से बात करें तो कुछ और कह रहे हैं, दूसरे से बात करें तो वो कुछ और कह रहे हैं, तीसरे से बात करें तो कुछ और कह रहे हैं। और इसलिए इस सारे मामले को लेकर के गंभीरता से हमने लेते हुए हमने तय किया है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की किसकी जरूरत ना हो, हिम्मत ना हो। यह संदेश निश्चित रूप से जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सरकार भी और खासतौर से मुख्यमंत्री महोदय जो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा एक बार नहीं अनेक बार सार्वजनिक मंचों से बोले हैं कि 99% हिंदुओं के प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उसका अभिप्राय वो स्पष्ट करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं जो मुजरिम है उसके परिवार के सदस्यों के साथ जो ये लड़कियों के बारे में जो बात कही गई है, अभी तक उनकी आयु के संदर्भ में अभी तक वो छानबीन करने के बाद अभी मालूम नहीं पड़ पाया कि वो कितने साल के हैं। कुछ कह रहे हैं कि नाबालिग हैं, एक का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा तब तक नहीं कह सकता जब तक के लिए इस बात की पुष्टि ना हो। मुझे सिर्फ इतना कहना था इस सारे विषय में। ये गंभीर विषय है जिसको लेकर के सारा प्रदेश चिंतित है। देखिए, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। पहली बार मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं अनेक बार और जाकर के बेंगलोर में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठाकुर साहब, स्थिति तो तब स्पष्ट होगी कि आप इसको किस एंगल से ले रहे हैं। आप भी स्पष्ट कीजिए भी इसको कहना क्या चाह रहे हैं। स्थिति तो तब स्पष्ट होगी। देखिए, मैंने इस बात को लेकर कहा जो घटना घटित हुई है ये सामान्य घटना नहीं है और जांच के माध्यम से सारे पहलू स्पष्ट होंगे इसमें। लेकिन जांच की गंभीरता जिस तरह की होनी चाहिए वो हमें नहीं दिख रही है। 10 दिन और आज 10 दिन हो गए, लेकिन 10 दिन होने के बावजूद भी इस घटना में जो है अभी तक यही कहा रहा है कि ये दो लोगों का आपसी संबंध के कारण इस प्रकार। लेकिन ऐसी संबंध की बात होती तो शरीर के 8 टुकड़े करने की जरूरत क्या होती? आपको क्या लगता है इसमें ISI या कोई टेररिस्ट फंड? नहीं, देखिए, जहां तक इस व्यक्ति के बारे में अब चीजें स्पष्ट आ रही है धीरे धीरे कि ये व्यक्ति बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में एक बार नहीं इसकी गतिविधियां कई वर्षों से संदिग्ध हैं। 3 बीघा जमीन लेकिन 100 बीघा पर कब्जा, 10,000 की ऊंचाई पर वहां पर डेरा और 12 महीने वहीं पर रहना। कौन लोग वहां आते हैं, कौन लोग मिलते हैं, इन सारी बातों को लेकर के ये सारी जांच के विषय है। और उसके साथ शत्रुंडी कांड में इसको जांच में बुलाना, इन्वेस्टिगेशन उस वक्त भी हुई। उस वक्त की भी सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि उसका भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि जांच हुई तो उसमें इसकी भूमिका क्या थी। तो ऐसी परिस्थिति में
हमें लग रहा है कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, और सामान्य परिस्थिति जब नहीं है तो उसमें निश्चित रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से जांच करवाई जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें से पर्दे उठने की संभावना है। सर, आपने शतरंजी के एग्जाम्पल भी दिया है और कहा है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व हो सकता है। क्या डायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी प्रमोट करता होगा ये व्यक्ति, इसीलिए एनआईए की जांच की मांग? ये देखो, स्वाभाविक रूप से इस तरह की हमारा की भी जब संदिग्ध गतिविधियों का मैं जिक्र कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा। इसके कौन लोग मिलते थे, इतनी ऊंचाई पर रहता था और 12 महीने वहां पर रहता था, 8 फुट बर्फ के साथ भी वहां पर रहता था, और उसके बाद सारी गतिविधियां इस प्रकार की सारी चीजें, और इतना बड़ा अमाउंट जो है उसके अकाउंट में होना, ये सारी चीजें एक तरह का इंडिकेट करती हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी हिंदू चाहिए। मुस्लिम के तौर पे इस मामले को जोड़ा जा रहा है। अहिंसा ना हो, कम्युनल वायलेंस ना हो, इसको लेकर आप अपील करेंगे? मैं निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए अपील करूंगा, इसकी जांच की प्रोसेस बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। सरकार इसकी जांच ठीक प्रकार से करे, लेकिन उसके बावजूद कम्युनल हार्मोनी जो है वो बनी रहे, ये भी हम अपील करते हैं। आपने कहा सत्ता पक्ष के कुछ प्रभावशाली नेता भी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो जिले की नेता है या जिले से बाहर? देखिए, वो उन सारी चीजों को लेकर के ये जांच के विषय हैं। मुझे लगता है कि वहीं उसी विधानसभा क्षेत्र में जो नेतृत्व करते हैं उनके आगे पीछे उनके साथ ये लोग बहुत नजदीक हैं। सर, आपने बोला कि इसमें 100 बीघा के करीब उसके पास लैंड है, नहीं, 3 बीघा लैंड है लगभग, लेकिन 100 पर कब्जा है। हाँ, तो क्या प्रशासन अभी तक जितना भी रहा है, कोई भी सरकारें रही होंगी 2 या 3 टर्म में, तो उनको क्या इसकी भनक नहीं लगी? मुझे लगता है कि ऐसे दूर दराज के इलाके में इस सारे विषय को बड़ा गंभीरता से नहीं लिया गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आइसोलेशन में ही रहा मामला। आपने कहा था कि पहले भी इंदर साहब के मामले में केस पे हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन में इसको शामिल किया था, तब भी क्या पाई गई थी इसकी? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि उसमें उसकी भूमिका क्या रही, किस दृष्टि से उसको बुलाया गया था, ये मुझे लगता है कि रीओपन करने की आवश्यकता है।